हाँ, ये लॉ क्या स्टेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करंट के म्यू नॉट टाइम्स, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करंट के म्यू नॉट टाइम्स है। मैग्नेटिक फील्ड का, वही बता रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, इसका लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल वेक्टर का इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये है हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ में लाइन इंटीग्रल, ये भी वेक्टर लिख देते हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब इसका लिखवा दूं, इसको लिख लेते हैं द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field in closed path is mu naught times of current। म्यू नॉट तो पता ही है क्या है, हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। हाँ, कल एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था, क्या पढ़ा था, हाँ, क्लोज, हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। और ये जो करंट था ये क्या था, टोटल करंट। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में टोटल चार्ज पढ़ा था, जब मैं जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में टोटल चार्ज पढ़ा था, यहाँ पर क्या होता है, टोटल करंट होता है। देख लो इधर, है ना, ये मान लो एक वायर ली मैंने, है ना, इस वायर पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो यहाँ मैंने क्लोज बनाया है सर्कल, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड। तो अगर मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसके अराउंड मुझे एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो हम सर्कल बनाते हैं ये क्या है, एम्पीरियन लूप, एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप इमेजिन करना पड़ेगा। और इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो हम कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं, उसमें डीएल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इस डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे टेंजेंट के इक्वल होगी, है ना। इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बना दिया बी वेक्टर, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था, अगर डीएल एलिमेंट यहाँ है तो यहाँ से तुम थंब अपना रखोगी तो कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर आ रही है, अंदर, ठीक है। तो ये तो पता है, इसको हम डॉट मतलब बाहर होता है, आउटवर्ड, एक मिनट पहले पूरा बोलने दो, और क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ है, अंदर है, क्रॉस में है। पर अगर यहाँ पर मैं देखूं, पहले इस तरफ देखना था तो ऐसे रखा है, इस तरफ देखना है इस वाले डीएल एलिमेंट में, यहाँ पर मैंने कुछ डीएल एलिमेंट माना, तो यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी वेक्टर बाहर है। हाँ, अब बोलो क्या बोल रही थी। कैसे पता करेंगे कि किस साइड रखना है इसको, पॉइंट यहाँ पर है तो तुम अपनी 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ ही तो रखोगी, और अगर पॉइंट यहाँ पर है तो अपनी 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ ही तो रखोगी। हाँ हाँ, जहाँ डीएल एलिमेंट है उसकी तरफ डायरेक्शन रखो, ठीक है। हाँ चलो बनाओ, या पहले एक और चीज बता दूं क्या, ये जो टोटल करंट है ना, मान लो ये जो एम्पीरियन लूप था मेरा, है ना, इसमें 3 करंट जा रहे होते हैं। ये मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो मेरे ये फॉर्मूला में टोटल की जगह क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। प्लस क्यों किया, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन एक ही था, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ भी वेक्टर लगा दो, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अब I टोटल की जगह लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। हमेशा क्या लेंगे, टोटल करंट लेंगे। लो इसको लिख लो। अब देखो, मान लो मैंने I2 की डायरेक्शन क्या कर दी, उल्टी कर दी, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब टोटल करंट क्या होगा, देखो ये दोनों ऊपर जा रही है तो मैंने मान लिया ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगी I1, इसको नेगेटिव लिखूंगी -I2, प्लस इसको लिखेंगे +I3। ठीक है, तो टोटल करंट लेना है हमें, जितना टोटल करंट है, ऐसा नहीं सिर्फ I1 का देख लिया या I3 का देख लिया, टोटल करंट देख। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ अब देखो, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली मतलब यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो ये मान लिया मैंने इसके लिए एम्पीरियन लूप बना लिया, और एक इसका लेंगे हम डीएल वेक्टर, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो सेम वैसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं यहाँ होगा बी वेक्टर। तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। इसका करंट मान लो आई, तो लेट, ये साथ साथ लिखते जाओ जो लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, लेट आई बी द current flowing through an infinitely long current carrying wire. Let us draw an Amperian loop around the wire and dl be the small small current element, small length element and be the magnetic field। ठीक है, लिख लिया, तो बोलती ना कि साइड हो जाओ। अब इसके आगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप में किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, तो बी वेक्टर को बाहर निकाल दिया, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, हमने इसको आई तो लिया तो इसको आई लिख देते हैं। ठीक है, तो अब B इज इक्वल्स B, अब ये जो DL है ये इस ही तो एम्पीरियन लूप की लेंथ है। हाँ, तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, तुम इसमें मेंशन कर लेना R बी द डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू द एम्पीरियन लूप, ऐसे मेंशन कर लेना। ठीक है, R बी द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर टू DL एलिमेंट या एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह मैं 2πr लिख सकती हूँ, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, उसकी सरकमफेरेंस हो गई, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बी वेक्टर। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एलिमेंट की जगह 2πr लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया 2πr। ठीक है, और म्यू नॉट आई तो एज इट इज, इस 2πr को नीचे ले जाते हैं, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। वो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था ना, हाँ उस टाइम पे नहीं करवाया था ये फॉर्मूला, अब आ गया, इसको याद रखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड,
अच्छा, ये जो हमने बनाया था करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड एक एम्पीरियन लूप बनाया था। क्या बोला था मैंने कि इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है। उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं और भी तो कितने सारे एम्पियर लूप बना सकती हूँ। यहाँ से r डिस्टेंस पे मैंने इस पॉइंट पे कंसिडर किया, तो यहाँ से भी कुछ r डिस्टेंस पे, तो मैं पूरा एक सिलेंडर बना सकती हूँ एम्पीरियन लूप का। इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। तो मैं वही चीज लिख रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, लिख लो इसको साथ साथ लिखो, एट एवरी पॉइंट इन एम्पीरियन लूप, इन एम्पीरियन लूप for a straight, for an infinitely straight, for an infinitely straight current carrying conductor, current carrying conductor is same that is forms cylindrical symmetry, that is forms cylindrical symmetry, ठीक है। लिख लिया। प्रॉपर्टी है। हाँ, ये इसके लिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए पॉइंट्स, ठीक है। और क्या बताया था कि इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। तो उसी चीज को मैं लिखवा रही हूँ, द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप can be determined by drawing a tangent, by drawing a tangent at that point, at that point, ठीक है। इसको लिख लो। और ये कैसे सर्कल्स बन रहे हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक। अब मान लो ये यही एक वायर थी, है ना, ये एक वायर है, मैं चाहूं मैं इस r डिस्टेंस पे बनाऊं, मेरी मर्जी, मैं इस r डिस्टेंस पे बनाऊं, है ना। एम्पीरियन लूप हम कैसे भी बना सकते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में ना ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट, हाँ, ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around a straight current carrying conductor, around an infinitely straight current carrying wire forms closed concentric loops, ठीक है, फॉर्म्स क्लोज्ड कंसेंट्रिक लूप्स। तुम्हारी एनसीईआरटी में ना इसको एक आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से समझा रखा है। उन्होंने क्या किया है, ये एक वायर है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, है ना, इस पॉइंट पे कुछ होल करके वायर घुसाई, ऐसे कार्डबोर्ड लगा लिया, दिख रहा है। फिर यहाँ पर इस वायर के थ्रू करंट पास करवाया, फिर यहाँ पर आयरन फिलिंग डस्ट कर दी। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि आयरन फिलिंग जो थी वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म्स में अरेंज हो गई। आयरन क्या है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, तो आयरन फिलिंग ऐसे 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 कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज हो गई। तो उस एक्टिविटी से ये पता चला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। इसको ऐसे ड्रॉ भी कर लेना, थोड़े कंसेंट्रिक लूप्स बना लेना। तुम पूरे बनाना, मैंने आधे बनाए हैं, तुम पूरे बनाना। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है ना, जैसे मान लो ये एक वायर है। अब तुम सोचो ये वायर कैसे है,
बाहर हो गया अंदर हो हाँ, वायर ऐसे रखी हुई है, ऐसे है ना, बाहर की तरफ ये वायर है, ठीक है। इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही होगी, है ना, इनका डायरेक्शन बताओ। गया। यूं बाहर निकल रही है ना, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर कुछ रियल एलिमेंट होगा तो नीचे, है ना, ऐसे जा रही है नीचे, तो यहाँ से नीचे, तो ये घूम के यहाँ ऊपर आएगी, ठीक है। क्यों हंस रहे हो? ये ऐसे करके ऐसे घुमा अरे ऐसे ऐसे नहीं हुआ ना। ऐसे देखो, ये देखो, ये बाहर आ रही है ना, ये पॉइंट क्या होता है, आउटवर्ड, और क्रॉस क्या होता है, इनवर्ड। तो थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो ये करंट की डायरेक्शन है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट यूं बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे नीचे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या ना, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और अगर मैं क्रॉस लूं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो अब ये अंदर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे ऊपर, हाँ वेरी गुड, इस पॉइंट पे ऊपर, तो यहाँ गया फिर यूं नीचे आया, तो क्लॉकवाइज बन रही है, अब बन रही है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटवर्ड, इसको बोल रहे हैं इनवर्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, ठीक है। तो बी वेक्टर करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी वेक्टर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आर को मैंने इन्फिनिट कर दिया, ये जो करंट कैरिंग वायर थी इसमें ये आर डिस्टेंस था, अगर इसको इन्फिनिट कर दिया, बहुत दूर कर दिया, तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, हाँ, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस magnetic field will be 0 for a straight current carrying conductor, ठीक है, for an infinitely straight current carrying conductor magnetic field will be 0 at infinitely large distance, at infinitely large distance। इस बार थ्योरी बेस पेपर ज्यादा आया ना, इसलिए मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ। The direction of magnetic field on a long, देखो इसको साथ साथ, can be determined using right hand thumb rule, using right hand thumb rule, वैसे तो अपन को कायदे से ये टॉपिक शुरू में करना चाहिए था, पर क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत पता था ना, तो दिक्कत नहीं आई अपन को। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कैसे प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज या फिर मूविंग करंट की वजह से। अ मूविंग चार्ज और करंट produces magnetic field around it, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है हमें, ठीक है। तो अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्यू वी और साइन थीटा को नीचे भेज दे, तो बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा का तो कुछ मैग्नीट्यूड होता नहीं है, तो अगर तुम्हें बोला मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, टेस्ला, है ना, डिफाइन 1 टेस्ला बोल दिया तो क्या बोलोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। when 1 Newton of force acts on a 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second of velocity, ऐसे लिखना है। अगर बोल दिया डिफाइन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, तो पहले तो फॉर्मूला याद करना, फिर उसको इस तरह से लिखना, फिर बोलना कि 1, हाँ, when 1 Newton of force acts on a 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second velocity परपेंडिकुलर, साइन थीटा 0 कब हो, 90 कब होगा, 90 पे 1 हो जाएगा, तब ये साइन थीटा हट जाएगा, है ना, मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, ऐसे, या टू द फोर्स, कुछ भी लिखवा देती हो ना। द मैग्नीट्यूड, तो पता नहीं है वैसे, जनरली टेस्ला का है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट इज SI 1 यूनिट when
1 Newton of force acting on 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second of velocity ये क्या लिखा है? Magnitude of magnetic field is SI. in is, हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट में 1 यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 टेस्ला को ही तो बोलेंगे ना, एसआई यूनिट टेस्ला है, तो 1 यूनिट एसआई मतलब 1 टेस्ला। इसको ऊपर ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, 1 टेस्ला। when 1 Newton of force acting on 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। यहाँ लिख लेना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, TESLA। अच्छा, इसकी यूनिट मतलब टेस्ला को और क्या लिख सकते हैं हम, टेस्ला को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन पर, चार्ज की यूनिट कूलम, वेलोसिटी की मीटर, और सेकंड को ऊपर भेज दो सेकंड, तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ये यूनिट है। न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ऐसे लिख देना, NSCM। ये जो यूनिट है टेस्ला, ये बहुत लार्ज होती है। तो हम क्या यूज करते हैं, गॉस को इन जनरल यूज करते हैं। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो लिख लो, टेस्ला इज अ लार्ज यूनिट, सो वी यूज गॉस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला, इसको याद रखना है। 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। क्वेश्चंस में से या तो टेस्ला में दे देंगे, गॉस में कन्वर्ट करवाएंगे, गॉस में दे देंगे, टेस्ला में कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए रिलेशन। हमारा जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है 3.6 × 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ठीक है। यह है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 3.6 × 10 टू द पावर -5 टेस्ला। गॉस को अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तुम इसको उधर भेज दो, तो अगर टेस्ला से गॉस में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों लिखो। कल मैंने एक चीज बोली थी ना तुमको कि वेबर की वो यूनिट होती है, वेरी गुड। तो जैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, E डॉट ए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, वैसे ये भी यही होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए। ये अपन आगे पढ़ेंगे। डी ए ये होता है ना, फाई क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, E इंटू ए, या फिर अपन ने क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए भी पढ़ा था, याद है, ये तो याद है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको फाई बी से लिखते हैं, ये होता है B डॉट ए, जिसको क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए भी लिखते हैं। हाँ, तो इससे हम निकाल सकते हैं B की यूनिट, कैसे, हाँ, इसकी तो हमें यूनिट पता है, वेबर होती है, और B की हमें निकालनी है, कुछ कीड़ा वगैरह चल गया। हाँ, A की होती है मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर स्क्वायर को हम नीचे भेजेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई, ठीक है, वेबर की फॉर्म में, ठीक है। तो जहाँ टेस्ला वगैरह लिखा था उसके आगे लिख देना कि अनदर यूनिट करके, अनदर यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, निकालना आ जाएगा। अब देखो, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, B डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इसी से मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकाल के, मतलब यूनिट निकाल के दिखा रही हूँ।
मैग्नेटिक फील्ड की अभी अभी मैंने बताया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू डीएल क्या होगा मीटर, तो मीटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की तो मुझे चाहिए, एम्पेयर की यूनिट क्या होगी, सॉरी करंट की यूनिट क्या होगी एम्पेयर। हाँ तो इस एम्पेयर को नीचे भेज दूं तो म्यू नॉट की यूनिट हो जाएगी, पहले तो मीटर से मीटर एक काट दो, स्क्वायर है एक से एक कट जाएगा तो वेबर पर मीटर एम्पेयर, ये म्यू नॉट की यूनिट आ गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल्स टू वेबर पर मीटर एम्पेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, इससे इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डायमेंशन निकालना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। डीएल का तो पता है, एल का तो क्या होगा, एल ही होगा, डीएल एलिमेंट का एल ही होगा। करंट का भी हमें पता है, एम्पेयर ही होगा करंट का, तो क्यू का चेंज होता है। बी का हम निकालेंगे एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा से, साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है एंगल्स का, तो बी का चाहिए हमें, तो एफ इस क्यू और वी को इधर नीचे भेज दो, तो क्यू और वी, तो फिर मेरे पास बी का डायमेंशन आ जाएगा। इसका तो कोई होता ही नहीं है डायमेंशन, तो इसको तो मैं हटा रही हूँ। फोर्स का याद है डायमेंशन, याद कर लेना, एम एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है ना, हाँ, और चार्ज का कितना होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, तो चार्ज का कितना होगा एम्पेयर इंटू टाइम उधर चले जाएगा टी, तो ए इंटू टी हो गया। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1, कैसे निकाला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल और टाइम का टी, इस टाइम को ऊपर भेजेंगे तो एल टी माइनस 1। ऐसे ही फोर्स का तुम एफ इज इक्वल्स टू एम ए से निकाल सकते। ठीक है, ठीक है, अब एम एल, देखो इस एल से एल काट देते हैं, एम तो ऐसा ही है, ए को ऊपर भेज देते हैं, ए की पावर माइनस 1, टी और ये टी भी कट जाएंगे, ये पॉजिटिव में माइनस में तो ये भी कट गया, और ऊपर टी माइनस 2 बच गया। ठीक है, कुछ रहे थोड़ी रहे, सब कट गया। हाँ, इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जगह रख लेते हैं, एम ए माइनस 1 टी माइनस 2, और इस लेंथ का हो गया एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट का एम्पेयर। ठीक है, इस एम्पेयर को नीचे ले आते हैं, तो एम ए माइनस 1 टी माइनस 2 और ये एल अपॉन इस ए को नीचे ले आया अपन म्यू नॉट, तो एम एल को तो आगे रख देते हैं, टी माइनस 2, इस ए को उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, तो ए माइनस 2 इक्वल्स टू म्यू नॉट का डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन भी याद तो नहीं रख पाओगे तुम, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसलिए निकालना सिखा दिया मैंने अच्छे से। अरे ये लास्ट है, 2 मिनट लगेंगे बस। म्यू नॉट की पता है ना डायमेंशन, है ना, तो उसको यहाँ पुट कर दो, और स्पीड ऑफ लाइट स्पीड है, उसका डायरेक्शन डायमेंशन एल टी माइनस 1 अभी पीछे निकाला था, तो एप्सिलॉन नॉट इसकी डायमेंशन यहाँ लिख दो म्यू नॉट की जगह, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी की होगी एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ये, तो स्पीड वाली डायमेंशन लिख दी एल टी माइनस 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इस पूरे को इधर नीचे भेज देंगे, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, और ये साथ में मल्टीप्लाई होगा एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है तो ये हर एक पे जाएगा, तो वह अपॉन एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये स्क्वायर एल पे भी जाएगा तो एल स्क्वायर, टी पे जाएगा तो टी की पावर माइनस 2, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया अब 1 अपॉन एम, L2 और L1 हो गया L क्यूब, टी माइनस टू टी की पावर -4 और ए की पावर -2, इन सबको ऊपर भेजेंगे, m की पावर सबकी चेंज हो जाएगी, m की पावर 1 है तो -1, l की पावर 3 है तो -3, t की पावर -4 है तो 4 और a की पावर -2 है तो 2। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है,